नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड सेफ्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर बात करेंगे वर्कर के अधिकार पार्ट 2 में, भाग 2 में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी एंड चैप्टर 2 द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। दोस्तों, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 टू 7 ब्रीफ किया गया है। टोटल सेक्शन के बारे में मैं आप सभी को आज डिटेल में ब्रीफ बताने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो में। कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपका नॉलेज जो है इम्प्रूव हो सके। दोस्तों, चैप्टर 2 में जो है वो द इंस्पेक्टिंग स्टाफ के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल सेक्शन 7A टू 10 है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में, एंड आगे हम लोग फिर बात करेंगे ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट रूल के बारे में, जिससे स्टेट के लोगों को भी उनको मालूम चल सके कि मतलब क्या क्या स्टेट के द्वारा रूल्स बनाया गया है अलग अलग इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? सबसे पहला, प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम लॉन्ग आवर वर्किंग, बॉडी रेस्ट्रेंट और अदर फिजिकल डिसीज, इंजुरी, टायर्डनेस ड्यूरिंग वर्क। ह्यूमन बीइंग को, इंसान को लंबे समय तक, लंबे अवधि तक काम करने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर लंबा समय तक वो काम करेंगे 8 घंटा से ज़्यादा, 12 घंटा, 16 घंटा कंटिन्यूअस सालों भर, तो उनको बहुत सारा फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन सारा चीज़ से बचाने के लिए, फिजिकल डिसीज, बीमारियों से बचाने के लिए, टू प्रोवाइड ऑल एम्प्लॉय एंड वर्कर हेल्दी एंड हाइजीन वर्क प्लेस, हर एम्प्लॉय और वर्कर को हेल्दी और हाइजीन वर्क प्लेस देने के लिए। टू इंश्योर वेजेस, एनुअल लीव, इंश्योरेंस, अदर बेनिफिट, ये भी इंश्योर करने के लिए जो एम्प्लॉय एंड वर्कर्स हैं उनको जो तनख्वाह है, उनकी सैलरी है, वो प्रॉपर टाइम पर मिल रही है या नहीं, और जितना गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा फिक्स किया गया है तनख्वाह, वो कितना उनको मिल रहा है या नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए। एनुअल लीव, साल में जो भी छुट्टियां हैं उनको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, उनका जो इंश्योरेंस है वो कवर किया गया है नहीं किया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, मतलब जो हम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अदर बेनिफिट्स एक्सेट्रा। देन बताया गया आगे, कंट्रोल टू कंट्रोल चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चे हैं और जो एडल्ट जवान लोग हैं उनके लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बच्चों से काम ना करा सके, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों से काम ना करा सके। टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हजार्ड एंड रिस्क ड्यूरिंग वर्क, काम के समय किसी भी तरह का खतरा या जोखिम से उनको बचाने के लिए ये वर्क जो एक्ट है ये लागू किया गया, ताकि उनको किसी तरह का काम की जगह में इंजुरी, चोट वगैरह ना हो वर्कमैन को। टू डेवलप सेफ एंड हेल्दी वर्क एटमोस्फियर, काम का जगह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह एक्ट को लागू किया गया दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन होगा टोटल 1 टू 7। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कृपया करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे फिर और भी अच्छा वीडियोस आप लोगों के लिए बना पाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या होता है। मैं आप सभी चीज आप लोगों को आगे ब्रीफ करूंगा इसी आसान भाषा में। इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा। रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे क्या होता है वो भी बताऊंगा। पावर टू डिक्लेयर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री और टू और मोर फैक्ट्री टू बी सिंगल फैक्ट्री, ये भी मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूँ। पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, ये भी बताऊंगा। अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, ये भी बताने वाला हूँ। नोटिस टू ऑक्यूपायर, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, जिसमें 3 सब सेक्शन है। फर्स्ट सब सेक्शन जो है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फैक्ट्री एक्ट 1948, ये एक्ट को 1948 फैक्ट्री एक्ट कहा गया है। देन इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, मतलब ये पूरा इंडिया के लिए लागू है। इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 1949, ये जो एक्ट है ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ दोस्तों। सेक्शन 2 में जो है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेफिनेशन। इसमें एडल्ट मीन्स पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 साल कंप्लीट कर लिए उसको एडल्ट बोलेंगे। एडोलसेंट मीन्स जो 15 साल कंप्लीट किए हैं उनको एडोलसेंट बोलेंगे। और चाइल्ड मीन्स जो 15 साल से कम है उनको हम लोग बोलेंगे बच्चे, चाइल्ड। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन किसी भी सब्जेक्ट में, और ये डिसाइड करते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर। हजार्डस प्रोसेस, जो भी खतरनाक प्रोसेस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी खतरा वाला प्रोसेस का काम करते हैं उसको हजार्डस प्रोसेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब जो भी इंडस्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सभी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों। तो
चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी में सेक्शन 3 में रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। सबसे पहला, इन दिस एक्ट रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे आर रेफरेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जो इंडियन स्टैंडर्ड का टाइम है उसी को ये एक्ट रेफर करती है, सेक्शन 3 में बताया गया है, राइट। देन सेक्शन 4 में बताया गया है पावर टू डिक्लेयर डिफरेंस डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्री और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी सिंगल फैक्ट्री। गवर्नमेंट कैन ट्रीट डिफरेंट डिपार्टमेंट ब्रांचेस एज अ सेपरेट फैक्ट्री। मतलब क्या है, अगर एक फैक्ट्री प्लांट के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है तो ये पावर, ये अधिकार गवर्नमेंट के पास है कि वो उस डिपार्टमेंट्स को भी फैक्ट्री बना सकती है, फैक्ट्री बोल सकती है और ये एक्ट उन पे लागू कर सकती है। सपोज अगर एक स्टील इंडस्ट्री में एसएमएस स्टील मेल्टिंग शॉप है, देन एक स्टील इंडस्ट्री के, उसी स्टील इंडस्ट्री के अंदर में डीआरआई प्लांट है, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्लांट, उसी स्टील इंडस्ट्री में पावर प्लांट भी है छोटा सा, उसी स्टील इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस है, तो ये सारा जो डिपार्टमेंट्स है उसको वो अलग अलग फैक्ट्री का दर्जा दे सकती है और साथ में ये जो एक्ट है उनके ऊपर लागू कर सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 5 में पावर टू एग्जेम्प्ट ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी, मतलब गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि किसी भी इमरजेंसी के समय में वो फैक्ट्री को छूट दे सकती है किसी भी तरह का। किस तरह का छूट हो सकता है, वो किसी पब्लिक इमरजेंसी के समय में वो वर्किंग आवर में छूट दे सकती है, लीव दे सकती है। लीव के लिए वो एम्प्लॉयर को, मतलब जो हमारे ऑक्यूपायर है फैक्ट्री के, जो मालिक हैं, उनको वो कम्युनिकेट कर सकती है कि किसी भी तरह का पब्लिक इमरजेंसी हो, बाढ़ हो, देन आपका भूकंप हो, किसी भी तरह का पब्लिक इमरजेंसी में छुट्टी या फिर लीव का वो आपको प्रावधान दे सकती है फैक्ट्री को, तो ये उनको मानना पड़ेगा। देन सेक्शन 6 में अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, मतलब सेक्शन 6 में बताया गया है कि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए या किसी भी फैक्ट्री को बनाने के लिए अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, लाइसेंसिंग चाहिए, उनको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। फैक्ट्री मस्ट ऑब्टेन परमिशन बिफोर कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन और कमेंसमेंट ऑफ वर्क, किसी भी जगह में काम चालू करने से पहले उनको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से, अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन या फिर वो फैक्ट्री, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में किसी तरह का एक्सटेंशन का काम करते हैं तब। देन सेक्शन 7 में बताया गया है दोस्तों, नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मस्ट सेंड अ नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, 15 दिन पहले फैक्ट्री का प्रीमाइसेस में न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो या फिर वो एक्सटेंडेड फैक्ट्री हो, तो उसको 15 दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को स्टेट गवर्नमेंट का, कि उनको वो फैक्ट्री चालू करना है, उनको वो अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो फैक्ट्री का इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो भी उनका क्राइटेरिया है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में दोस्तों। देन मस्ट मेंशन डिटेल लाइक फैक्ट्री नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ द वर्क, नंबर ऑफ वर्कर एक्सेट्रा, ये सारा डिटेल मशीनरी का, फैक्ट्री का एड्रेस, किस तरह का काम कराना है वहां पर, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें कितने लोग एम्प्लॉय वर्कर काम करेंगे, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स काम करेंगे, ये सारा डिटेल उनको स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले फिर से मैं आप सभी को रिमाइंड भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। इसमें कुछ आप लोगों को और भी मतलब डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, यूट्यूब में ही कमेंट में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को और भी ब्रीफ में आगे ब्रीफ कर सकूं, बता सकूं इस 1948 फैक्ट्री एक्ट के बारे में दोस्तों। तो चैप्टर 2 में हम लोग बात करेंगे द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, जिसमें टोटल सेक्शन होगा 7A 7B टू सेक्शन 10 तक। तो 7A में दोस्तों है जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर। जनरल ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर क्या होता है, इसके बारे में आगे मैं ब्रीफ करने वाला हूं आप सभी को। जनरल ड्यूटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, उनका क्या जनरल ड्यूटी होगा मैन्युफैक्चरर का। देन ऑक्यूपायर क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, मैन्युफैक्चरर कौन होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। देन एज अ रिगार्ड्स आर्टिकल एंड सब्सटेंस फॉर यूज इन फैक्ट्री, उनको आर्टिकल और सब्सटेंस क्या होता है फैक्ट्री में, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर होते हैं चीफ इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उनका पावर क्या होता है, सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बात करेंगे। सो ये 5 सेक्शन के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 7A। 7A में है दोस्तों जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर।
जनरल ड्यूटी ऑफ द ऑक्यूपायर में बताया गया है, दिस सेक्शन डिफाइंस द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। इसमें जो कानूनी जिम्मेदारी है ऑक्यूपायर का उसके बारे में बताया गया है। देन फैक्ट्री ऑनर और मैनेजर का जो भी कानूनी जिम्मेदारी है, उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए प्लांट में, क्या क्या फॉलो कराना चाहिए एम्प्लॉय से और करना चाहिए खुद को और प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा के विषय के बारे में। देन इसमें आगे बताया गया है की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर कौन होता है दोस्तों? ऑक्यूपायर मतलब फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक। वो डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एंड वो अपने अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को हायर करते हैं फैक्ट्री प्लांट को चलाने के लिए, जिसमें प्लांट हेड होते हैं, वीपीज होते हैं जो भी, एंड डिफरेंट डेजिग्नेशन एज पर हायरार्की एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन का साइज के ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है दोस्तों। तो आगे हम लोग बात करेंगे जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का मैं टॉपिक चालू करूंगा, HRMS का, उसमें जिसमें HR प्रोफेशनल को बहुत फायदा होने वाला है। इसीलिए मैं सभी को बोल रहा हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। सो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर है दोस्तों, इंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। मतलब इसमें ऑक्यूपायर जो कंपनी के मालिक है उनका जिम्मेदारी बताया गया है। एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को एंड गैजेटेड ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। तो उनको नोटिस आएगा अगर इन जो मैं बात करने वाला हूं आगे 6 चीजें, इनमें से किसी भी चीज में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सबसे पहला है सॉरी, इंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। उनको इंश्योर करना है ऑक्यूपायर को कि काम का जगह सुरक्षित है या नहीं। देन प्रोवाइड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड यूज ऑफ मशीन्स एंड मशीनरी। सो उनको ये भी बताना है कि काम का जगह में क्या सेफ सिस्टम वर्क होगा, काम करने का सुरक्षित तरीका, और मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब उनको पहले ट्रेनिंग देना है, उनको पहले उसका खतरा के बारे में बताना है और जोखिम के बारे में बताना है ताकि काम करने वाले लोग अपना बचाव कर सकें। अरेंज ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ऑक्यूपायर और जो कंपनी के मालिक हैं उनका जिम्मेदारी है कि जो भी इंप्लॉय एंड वर्कर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करें ताकि उनको नॉलेज बढ़ा सके उस काम के बारे में, एंड सुपरवाइज करें कि वो काम करते समय सही नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किसी भी गलती में सुपरवाइजर जो है वो जिम्मेदार होता है उस गलती को रोकने के लिए। देन मेन फैसिलिटी फॉर हेल्थ एंड हाइजीन, ये भी देखना पड़ेगा कि मेंटेन करना है फैसिलिटी को, ऑक्यूपायर को हेल्थ एंड हाइजीन का जो भी सुविधा है उसको मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए। देन इंश्योर सेफ्टी डिवाइस एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर अवेलेबल एंड यूज्ड, ये भी इंश्योर करना है ऑक्यूपायर को, कंपनी के मालिक को, कि जो सेफ्टी डिवाइसेस है इक्विपमेंट में, मशीनरीज में, वो सही तरीका से काम कर रही है या नहीं कर रही है। एंड शेयर नेसेसरी सेफ्टी इंफॉर्मेशन विथ वर्कर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, प्रीवियस जो भी दुर्घटनाएं हुई है उस दुर्घटना के बारे में वो उनको जानकारी दे सके दोस्तों। तो ये जो ऑक्यूपायर है कंपनी के मालिक, ये इतना सारा काम अकेले देख सकते हैं क्या? इतना बड़ा प्लांट होता है, इतने सारे लोग काम करते हैं, हजारों, 5,000, 10,000 लोग, तो ये अकेले इतना चीज को सुपरवाइज या मॉनिटर नहीं कर सकते। इसीलिए ये अपने नीचे सब ऑर्डिनेट्स को हायर करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग डेजिग्नेशन में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन 7B, चैप्टर 2 में सेक्शन 7B। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखें एक नोटपैड और पेन ले लें ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज को नोट कर लें, ताकि आप हमेशा प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल कर सकें डेली अपने रूटीन जॉब में। सेक्शन 7B क्या है दोस्तों? जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है उसका जनरल ड्यूटी क्या है, एंड एज रिगार्ड आर्टिकल एंड सब्सटेंस, जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग में उनका क्या जनरल ड्यूटी है। दिस सेक्शन आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर, इंपोर्टर, सप्लायर, आर्टिकल, मशीन टूल, किसी भी तरह के मशीन टूल, इक्विपमेंट्स या किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाले लोग, मतलब फैक्ट्री के जो भी मालिक हैं उनके लिए, सब्सटेंस, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज्ड इन अ फैक्ट्री। देन की ड्यूटीज इंक्लूड्स, की ड्यूटी में क्या क्या बताया गया है, उनका क्या क्या जिम्मेदारी बताया गया है दोस्तों, वो आगे बात करेंगे। इंश्योर आर्टिकल और सब्सटेंस इज सेफ फॉर यूज अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो आर्टिकल और सब्सटेंस जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होना चाहिए। कंडक्ट टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन टू कंफर्म सेफ्टी, उनको सुरक्षा को कंफर्म करने के लिए उसका टेस्टिंग और एग्जामिनेशन भी कराना पड़ेगा थर्ड पार्टी या फिर
खुद के लैब में, जो कि NABL या फिर जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसके द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। देन प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन और मैनुअल, उनको एम्प्लॉइज को सेफ्टी मैनुअल और इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, और मैनुअल भी प्रोवाइड करना है ताकि वो टाइम टू टाइम उसको देखकर सारे ट्रेनिंग को रिमाइंड कर सकें, और टाइम टू टाइम रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी उनको इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्म अबाउट हजार्ड रिलेटेड टू यूज ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें जो भी खतरा है, चाहे वो स्वास्थ्य रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब किसी चोट से रिलेटेड हो, इंजुरी हो या कुछ भी हो, उसके बारे में, वो खतरा के बारे में, बीमारी के बारे में, कि उस प्रोडक्ट से क्या खतरा हो सकता है, क्या बीमारी हो सकती है, उनको बताना पड़ेगा उनको एम्प्लॉयमेंट से पहले। इंश्योर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन मिनिमाइज रिस्क, ये भी उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इक्विपमेंट, मशीनरी और प्लांट और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजाइन है और जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो खतरा को कंट्रोल करके, जोखिम को कंट्रोल करके, रिस्क को कंट्रोल करके किया जाए दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इफ कंपनी सप्लाईज अ केमिकल, जैसा उनको क्या क्या इंश्योर करना है। अगर कंपनी केमिकल सप्लाई कर रही है फैक्ट्री, तो सबसे पहले उसका टेस्ट होना चाहिए, वो लेबल्ड होना चाहिए ताकि जो आम पब्लिक है उसको देखकर खतरा को समझ सकें। अकम्पनीड बाय सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, उसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ होना चाहिए, उसका एक्सपायरी डेट और जो भी डिटेल्स है वो डिटेल भी लेबल के रूप में उसमें होना चाहिए। दोस्तों सेक्शन 8 में हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंस्पेक्टर टू मॉनिटर एंड इंस्पेक्ट फैक्ट्री। मतलब फैक्ट्री एक्ट में ये बताया गया है, ये लिखा गया है कानून में, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्टर को एम्पावर में लेकर आएगी, अपॉइंट करेगी स्टेट में, जिला के अंदर। जो इंस्पेक्टर होगा, इसमें कई तरह की पोजीशन होते हैं दोस्तों, कई तरह का डेजिग्नेशन होता है। इसमें चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, एडिशनल इंस्पेक्टर होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर होते हैं, और ये सभी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। मतलब उस जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो भी जिला के जो मजिस्ट्रेट होंगे, वो इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। ये अपॉइंट करने का जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। इनका जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है कि ये कभी भी किसी भी प्लांट के अंदर में घुस सकते हैं, मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए, किसी तरह डॉक्यूमेंट को मतलब एग्जामिन करने के लिए, किसी तरह का वायलेशन हुआ हो, किसी तरह का दुर्घटना हुआ हो, तो या किसी तरह का नियम का उल्लंघन हुआ हो, तो वो प्लांट में, फैक्ट्री में इंटर कर सकते हैं, वो चीज को देखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। एंड इनका मेन मकसद होता है वर्कर को प्रोटेक्ट रखना, उनको सुरक्षित रखना। इनका की ड्यूटीज जो है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उनको क्या क्या करना है। विजिट एंड इंस्पेक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री को विजिट करें, इंस्पेक्ट करें, चेक करें। एग्जामिन रिकॉर्ड एंड मशीनरी, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है उसको एग्जामिन करें, चेक करें। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट, जो भी दुर्घटनाएं होगी या हुई है उसको इन्वेस्टिगेट करना, ताकि वैसा दुर्घटना दोबारा ना हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस, किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन हुआ हो उसको रिपोर्ट करना। रिकमेंड लीगल एक्शन इफ नीडेड, किसी भी तरह का अगर मतलब नियम का उल्लंघन हुआ हो तो वो लीगल एक्शन के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों, कर सकती है दोस्तों। देन आगे बात करेंगे सेक्शन 9, जिसमें पावर ऑफ इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या क्या पावर होता है हर तरह के इंस्पेक्टर का। ठीक है दोस्तों। देन दिस सेक्शन आउटलाइन द अथॉरिटी एंड लीगल पावर दैट इंस्पेक्टर हैव व्हाइल इन्फोर्सिंग द एक्ट इन फैक्ट्री। ये जो सेक्शन है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला है कि उनका जो इंस्पेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्पेक्टर का क्या क्या अथॉरिटी है, उनका क्या क्या मतलब कानूनी कार्रवाई वो कर सकते हैं, और उनका क्या क्या पावर है, वो पावर के बारे में आगे बात करेंगे। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का क्या पावर है। इंटर एंड इंस्पेक्ट एनी फैक्ट्री एट एनी टाइम, किसी भी समय में वो फैक्ट्री के अंदर घुस सकते हैं, जा सकते हैं, और फैक्ट्री को इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉर्नर में, किसी भी मशीनरी को, किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी समय। उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता है, और अगर लगाएगा तो उसके लिए 6 महीने का जेल है और 10,000 का कानूनी मतलब जो जुर्माना होता है, पेनल्टी, वो भी है। सपोज अगर सिक्योरिटी रोकने का कोशिश भी किया इंस्पेक्टर को, चीफ इंस्पेक्टर को, एडिशनल इंस्पेक्टर को, तो वो 6 महीने का उस सिक्योरिटी के ऊपर 6 महीने का कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसको जेल हो सकती है और 10,000 का फाइन हो सकता है, वो चाहे वो कोई भी हो। मैं सिक्योरिटी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों। देन इंटर इंस्पेक्ट फैक्ट्री। देन सेकंड है एग्जामिन मशीनरी रिकॉर्ड एंड वर्किंग कंडीशन। वो मशीन को, किसी भी तरह का इक्विपमेंट को चेक कर सकता है, उसका रिकॉर्ड बना सकता है और वर्किंग कंडीशन चेक कर सकता है लोगों का उस मशीन के साथ कि किसी तरह का खतरा है या नहीं है। आस्क क्वेश्चन एंड टेक स्टेटमेंट फ्रॉम वर्कर। किसी भी तरह का दुर्घटना होने का केस में, किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन होने का केस में वो 1 to 1 मतलब वर्कर के साथ बातचीत कर सकते हैं, एम्प्लॉय के साथ बातचीत कर सकते हैं कभी भी, और जो भी इशू है उसके बारे में वो पूछताछ कर सकते हैं। सीज रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और मटेरियल। वो किसी भी तरह का मटेरियल और डॉक्यूमेंट को वो सीज भी कर सकते हैं सैंपल के तौर पे। टेक फोटोग्राफ और सैंपल फॉर एविडेंस। वो एविडेंस के लिए फोटोग्राफ भी ले सकते हैं और सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। इशू डायरेक्ट टू इम्प्रूव सेफ्टी और हाइजीन। मतलब वो डायरेक्शन देते हैं, वो मतलब दिशा बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को कि किस तरह का सुरक्षा और स्वास्थ्य का उनको ध्यान रखना है काम कराते समय किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर से। देन आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो है और लास्ट है ये हमारा आज का सेक्शन। उसके बाद मैं आऊंगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। चैप्टर 3 में हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में, चैप्टर 4 में बात करेंगे सेफ्टी के बारे में दोस्तों। तो ये दोनों चैप्टर को बिल्कुल मत मिस करिएगा, चैप्टर 3 एंड 4। सो सेक्शन 10 में सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बताया गया है। दिस सेक्शन प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटी ऑफ मेडिकल ऑफिसर कॉल्ड सर्टिफाइंग सर्जन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सर्टिफाइंग सर्जन कैसे अपॉइंट होगा, उसका क्या ड्यूटी होगा और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से क्या उसका प्रावधान है उसके बारे में डिटेल बताया गया है। एंड जो भी सर्टिफाइड सर्जन है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को हायर करती है, जो मतलब सर्टिफाइड MBBS वगैरह जो उनका क्राइटेरिया है उसके द्वारा, सो उनका क्या क्या ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्टिफाइड फिटनेस ऑफ यंग वर्कर। जो भी यंग वर्कर है उनका फिटनेस को चेक करना, राइट। जो 18 साल से कम है उनको यंग वर्कर बोलते हैं दोस्तों। एग्जामिन वर्कर इन हजार्डस और डेंजरस ऑपरेशन। ये भी चेक करना कि किस तरह का खतरा और किस तरह का खतरा वाला ऑपरेशन में, रिस्क वाला ऑपरेशन में वो काम करने जा रहे हैं वर्कर। विजिट फैक्ट्री एंड कंडक्ट हेल्थ चेकअप। फैक्ट्री को विजिट भी करना और हेल्थ चेकअप भी कंडक्ट करना। मेंटेन मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। जो भी वर्कर एम्प्लॉय है उनका एग्जामिनेशन, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। रिपोर्ट हेल्थ रिस्क टू द गवर्नमेंट। किसी भी तरह का अगर हेल्थ में रिस्क होता है काम की वजह से या फिर काम का वातावरण की वजह से, तो वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा आज का लास्ट सेक्शन। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के बारे में दोस्तों। फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सभी से बताऊंगा कि जो आगे वाला मतलब चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, उसको मिस मत करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।